भूमिका से आप सभी को नमन। आदरणीय मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, भारत के वीर शहीद, उनको मैं सबसे पहले अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो हमारे दिव्यांग योद्धा होते हैं उनको मैं नमन करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान प्रांत के वीर सपूतों को मैं नमन करना चाहता हूं। अपने माता पिता को नमन करना चाहता हूं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहता है। आज ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि मैं ऐसे मंच पर उपस्थित हूं जहां वीरों का सम्मान होता है। कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन हमारी भावी पीढ़ी, उनके अंदर एक उत्साह और देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं। दोस्तों, चाहे कोई सैनिक सच्चा सैनिक हो या सच्चा देशभक्त हो, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन बहादुरी से, वफादारी और सच्चाई से करता है तो एक ना एक दिन वो सच्चा देशभक्त या एक आदर्श नागरिक बन जाता है। ऐसा मेरा मानना है। बचपन से हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो सैनिक बने। मेरा भी सपना था और ये सपना वर्ष 1999 में जनवरी माह में पूरा हुआ, जब मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे सीधी भर्ती में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन किया। प्रशिक्षण कठिन होता है बीएसएफ में, 13 महीने की ट्रेनिंग, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था तो उसका मुझे एडवांटेज था और मैंने आसानी से उसको पूरा किया। 5 फरवरी सन 2000 में हमारे यहाँ जो अफसर सीधी भर्ती से आते हैं उनका 4 महीने का अटैचमेंट पीरियड होता है और वो अटैचमेंट का मेरा भी पीरियड आया 6 महीने बाद। और मैं आर्मी यूनिट 6 जाट में आसाम में 3 सुकिया में गया। वहाँ पर मुझको एक कंपनी कमांड करने के लिए दी गई जो धौला, एक आसाम में 3 सुकिया में एक धौला जगह थी। धौला के साथ ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करते एक सब डिवीज़न आता था सदिया नाम का। सदिया नाम में वहाँ पर 7 दिसंबर में एक नरसंहार हुआ जिसमें उल्फा मिलिटेंट्स ने 32 लोगों को गोलियों से मार दिया। उसमें ऑपरेशन में आर्मी को भेजा गया। मैं अपनी पार्टी के साथ गया। वहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेशंस किए और उसमें 11 दिसंबर को हमने एक मिलिटेंट को कुछ एम्यूनिशन के साथ पकड़ा। 13 दिसंबर को हम जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे थे आसाम पुलिस के साथ। एक जिप्सी आगे थी, पीछे 2.5 टन था। अचानक लेफ्ट से हमारे ऊपर उल्फा मिलिटेंट का एक घात लगा के हमला हुआ और हैवी फायर आया। ऑटोमेटिक वेपन, जो बाद में मुझे पता चला यूएमजी और AK-47 से था। उसमें पहले ही इंस्टेंट में मेरे 3-4 गोली लग गई और एक गोली मेरी आंख में लग गई, जो कि लेफ्ट आईज में से हिट करी और नाक में एक होल करते हुए राइट साइड से निकल गई। पहले तो कुछ सेकंड्स मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन जब होश आया तो मैंने देखा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले अपनी कैप उतारी और मुझे लगा कि शायद गोली जो है वो मेरे सिर में लग गई होगी। मैंने सिर को टटोला हाथ से और उसको देखा तो उसमें कोई गोली नहीं थी। फिर आँख पे मेरी उंगली गई लेफ्ट आईज में, तो उसमें देखा कि वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। जैसे उंगली मेरी नाक पे गई उसमें एक होल था और उसमें जैसे ही होल मैंने देखा तो मुझे लगा, पता चल गया कि राइट साइड भी चली गई है। फिर उसको मैंने जब छू के देखा तो मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ा डैमेज हो गया है आइस का। कुछ पल के लिए निराशा आई, गोलियां चल रही थी और मुझे लगा कि जीने से अब क्या फ़ायदा है। लेकिन उसी समय ये मेरा टर्निंग पॉइंट आया और जो अंदर का सैनिक था और जो जज्बा था वो अपने आप ही तत्पर हो गया और उसने बोला, इतनी जल्दी हार मार नहीं सकते हो आप। भारत माता का जो सैनिक है वो कभी भी
कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता है, और वो जज्बा आज तक भी 21-22 साल होने को जा रहे हैं वो कायम है। मैंने वेपन उठाया और मैंने लेफ्ट में कुछ वॉइस सुनी और वहाँ पे मैंने फायर किया। फायर करने के बाद कुछ आवाज़ें मैंने दी अपने पार्टी के जो मेंबर थे, तो उसमें एक सिपाही था संजय नाम का, क्रॉल करता हुआ आया और जिप्सी के राइट साइड में को ड्राइवर सीट पे मैं बैठा हुआ था, लेकिन राइट साइड में जो ड्राइवर थे एसडीपीओ वो भी उतर गए थे, उनके एक बुलेट लगी थी, लेकिन वो उतर के जो दाहिनी तरफ में एक नदी थी उसका जो किनारा था वहाँ पे चले गए थे। पीछे 2.5 टन में जो ड्राइवर थे उनके थाई में एक बुलेट लगी थी, बाकी पार्टी ने अपना पोजीशन ले ली थी। तो वो क्रॉल करते आया, उसने बोला कि सर फायर हो रहा है, आप अपने आप को ड्राइवर वाली सीट की तरफ गिराइए, क्योंकि वो उठ नहीं पा रहा था। तो मेरे क्योंकि 3-4 गोली लग चुकी थी तो पूरा जाम हो गया था शरीर, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत करके अपने आप को गिराया और साथ में वेपन भी मेरे हाथ में था। इतने में मेरे फिर एक गोली फिर लगी जो कि कंधे के पीछे से हिट करती हुई और ऐसे निकली है कि वो शायद मेरा गला या सिर बच गया, क्योंकि मैं झुका हुआ था। तो वो फायर के बाद फिर किसी तरह उसने सपोर्ट किया, मैं नीचे आया और मैंने एक पैर से अपने आप को धक्का देते हुए और फिर मैं उस एम्बैंकमेंट पे आ गया और लेट गया। पूरे टाइम एक अपनी पार्टी को कमांड किया हमने, रीइंफोर्समेंट पार्टी बुलाई जिसको आने पर वो जंगल का एरिया था, तो आने में उसमें 3.5-4 घंटे लग गए और मिलाप करते करते टाइम काफ़ी लगा। फिर जब आए हम लोग वहाँ से एक गाड़ी में जितनी इंजरी थी उनको लेकर हम सदिया नाम के जो एक सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पहुँचे, और जितने भी मेरे मांस जो उसमें जो उसके टुकड़े थे वो लटक रहे थे, तो उतना टाइम नहीं था कि बेहोशी का कोई इंजेक्शन लगे, तो वो उसी पोजीशन में काटे गए। और फिर उसके बाद रात में हेक्टर आया और हम लोगों को इंजर्ड जितने भी थे उनको तिनसुकिया के हॉस्पिटल में ले जाया गया और रात में वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। अगले दिन मैं 5 एयरफोर्स हॉस्पिटल जोरहाट पहुँचा, 2 दिन में वहाँ रहा और 18 तारीख को दिसंबर में मैं RR हॉस्पिटल पहुँचा और उसके बाद 24 तारीख पे पहुँचा हूँ मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई, जहाँ पे आइस के ट्रीटमेंट की बात, वहाँ मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो आइस के लिए। तो वहाँ पे मेरा जब फर्स्ट चेकअप हुआ उसमें मेरी राइट साइड की जो आई थी उसमें लाइट परसेप्शन था, लेकिन फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो जो होप थी वो भी चली गई, क्योंकि डॉक्टर ने ये बता दिया कि अब आप जीवन में कभी भी ये इसमें रोशनी नहीं आ सकती है, क्योंकि डायरेक्ट हिट थी बुलेट की, वो बहुत बड़ा इंजरी थी। तो एक बार को बड़ी निराशा भी आती है इस चीज़ में, किसी भी इंसान के साथ अगर अचानक 1 सेकंड में उसकी आइज़ चली जाए और उसके बाद जीवन में उसको कोई होप ना रहे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। शुरू में ऐसा होता था कि जब मैं सोता था सपने आते थे तो सब कुछ सही दिखाई देता था, और जैसे ही सपना खुलता था तो अंधेरा आ जाता था। तो सबसे बड़ा वो उस चीज़ को फेस करना थोड़ा मुश्किल पड़ा, लेकिन बहुत ही जल्दी 15 या 20 दिन में मैं इस चीज़ से बाहर आ गया। और मुझे ये लगा कि मैंने कहा ये तो डेस्टिनी हो चुकी है जो होना है, अब जो मेरा संघर्ष है वो अब शुरू होता है। और अगर मैंने ये ठाना है, जैसे मैंने बताया था कि वो टर्निंग पॉइंट है, जो जज्बा उस टाइम पैदा हुआ था, तो यही मैंने सोचा कि अब जो जीवन है वो जिएंगे और सामान्य रूप से ही जीने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरे घाव भी भरे नहीं थे। मार्च के महीने में हमारे डिपार्टमेंट ने मेरे साथ फेवर किया और मुझको वोकेशनल ट्रेनिंग पे भेजा NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में। वहाँ मैंने 1 साल का कंप्यूटर कोर्स किया। उस समय मेरे घाव भरे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे घाव को भरने में कम से कम 7 या 8 महीने लगे, और उसमें मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, माता पिता, उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी थी। तो मैं वो ड्रेसिंग करना, उन्होंने ड्रेसिंग करके फिर मैं कंप्यूटर का कोर्स करने जाता था, वो ले जाना। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया 1 साल बाद। उसके बाद अपनी यूनिट में आया। यूनिट में उन दिनों कंप्यूटर की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ होता था
उनको मैंने कंप्यूटर सिखाना शुरू किया, ट्रेनिंग कंपनी होती थी उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। उसके बाद फिर मैं BSF अकेडमी टेकनपुर में पहुंचा और वहाँ पे मुझे अटैच किया गया कि आप ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए। तो मैंने उसमें कोर्सेज किए और फिर ऑफिसर्स के सपोर्ट से और अपनी मेहनत से मैंने काफ़ी प्रयास किया और उसमें दक्षता प्राप्त कर ली और फिर मैं वहाँ पे पोस्टेड हो गया। और तब से मैं 15-16 सालों से 2006 में अटैच हुआ था, 2 साल बाद पोस्टिंग हुई। तब से मैं वहाँ के डिफरेंट कोर्सेज जो कि बेसिक कोर्सेज होते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के, सब इंस्पेक्टर्स जो होते हैं और इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग देता हूँ। इसमें जैसे साथ साथ अपडेशन भी आता है। आप देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके साथ जो अपडेशन आता है उसके साथ मेहनत करना, उसके साथ अपने आप को अपडेट करना, ये सारी चीज़ भी करनी पड़ती है। व्यक्तिगत तौर पर जब परिवार ने प्रेशर देना शुरू किया है, उन्होंने ये चिंता करी कि इसका विवाह भी करना चाहिए, तो शादी के लिए उन्हें एक मैट्रिमोनियल दिया और सन 2004 में उस मैट्रिमोनियल को जो मेरी धर्मपत्नी है उन्होंने पढ़ा और उन्होंने उसी समय ये निर्णय ले लिया कि मैं शादी यहीं करूँगी। और एक सामान्य और अच्छे घर के होने के बाद, अच्छी डायनेमिक पर्सनालिटी होने के बाद ये चीज़ जो है वो बहुत किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम होता है ऐसा डिसीज़न लेना। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी थी और इनका जो कहना था वो ये था कि देश के लिए जिन्होंने अपनी आंखें कुर्बान करी हैं, ऐसे लोग हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं। पिछले 18 साल से हम लोग एक साथ अपना जीवन जो है, जो संघर्ष मेरा सिंगल था वो डबल हो गया और हम दोनों मिलकर संघर्ष करने लगे। हमारा जीवन जैसे सामान्य नहीं हो सकता, असामान्य ही रहेगा हमेशा, लेकिन हमने हमेशा कोशिश करी कि हम सामान्य तरीके से रहें और अभी भी हम दूसरों की मदद करना या सहयोग करना उसमें तत्पर रहते हैं। 2007 में मेरी बेटी का जन्म हुआ और अब हम लोग जो है सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं पिछले इतने समय से। इसमें मैं देखिए इतना जो समय बीता है, 21 साल जो स्ट्रगल के इसमें मैं यही पाता हूँ कि मेरी इस कहानी में जो एक सबसे पहले है कि मेरा लक्ष्य भारत माता की सेवा करना या अपनी सर्विस के लिए जो मेरा एम है वो लक्ष्य उसको प्राप्त करना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज़ आती है कि आपका हौसला और मेहनत। और हौसला मेहनत करना जो है वो मैंने बरकरार रखा, मेहनत करी उसके लिए। और तीसरी चीज़ आती है उस हौसला और मेहनत का जो सपोर्ट है वो परिवार, मित्र और आपकी ऑर्गेनाइजेशन। जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो कोई भी सामान्य आदमी अगर इन तीन चीज़ों पे एक अपना एम बना ले, उस पर जो है हौसले से मेहनत करे और उसके बाद परिवारजन का भी सपोर्ट हो, तो वो किसी भी ऊंचाई को पहुंच सकता है। कोई भी उसका एम है उसको प्राप्त कर सकता है। हमारे BSF का एक मोटो है, तो वह है जीवन पर्यंत कर्तव्य। तो मैं ट्रेनिंग टाइम से ये शायद मोटो मेरे अंदर ऐसा समा गया है जो शायद ताउम्र मेरे साथ रहेगा। और अब मैं अपनी वाणी जो है सिर्फ कुछ पंक्ति के लिए, जो एक पंक्ति है, गाना है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, उसके साथ मैं आप अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप चाहें तो इस गाने को मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन जय हिंद, जय भारत।
कुछ इस तरीके का जज्बा मुकम्मल